Hello, my dear student. This is Sushil Dagur, as you already know, the Director and Physics Faculty at Emprise Academy. Friends, today we'll be starting a new topic in the physics, and that is electricity. ठीक है, आप सभी लोग 9th से 10th क्लास की तरफ मूव हो रहे हैं एंड यू नो दैट एम्प्राइज एकेडमी में हम साइंस को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा कंप्लीट करवाते हैं। साइंस में बेसिकली फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है एंड बायोलॉजी होती है। तो फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि वीडियो के साथ साथ आपको चलना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जिससे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो सके। न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको साथ साथ सॉल्व करना होगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स और वो सारे मिलते रहेंगे, ठीक बात। तो आप हमने जो आपका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आपको ये सारे कंटेंट्स मिला करेंगे। ये जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं इसका बेसिक टारगेट है कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग और उस टॉपिक से रिलेटेड उस थ्योरी को हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं? दैट इट विल बी रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली 12th में एक चैप्टर होता है, उसका एक कुछ हिस्सा है आपके 10th क्लास में, राइट। 12th में जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब बनता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक बात। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ये भी होता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो बेसिकली जो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन से रिलेटेड हुआ। फिर भी अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एक तो रहेगी आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक बात। दूसरी आपकी रहेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं मेरी बात। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आपको जैसे नाम से पता लग रहा है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इसका बेसिक एग्जांपल जैसे इस तरह के मैं आपको बताऊं कि आपने एक प्लास्टिक का कॉम्ब लिया, ठीक है। आप अपने हेयर्स पर अगर आप इसे रगड़ेंगे, फ्रिक्शन आपने किया, ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पर वो कॉम्ब है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। फिर जब आप उसे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो चिपक जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रीफाई हो गया। बट एक्चुअली जो प्लास्टिक कॉम्ब है वो क्या है? वो है बेटा इंसुलेटर्स। तो जो भी चार्जेस का ट्रांसफर हुआ, जब वो चार्जेस उस कॉम्ब के ऊपर आए तो वही की वही रेस्ट में चिपक गए। उस वजह से उन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक बात। जबकि यही अगर आप ये काम करते कि अगर ये कॉम्ब मेटल कॉम्ब होता, अगर ये मेटल कॉम्ब होता तब आपको क्या वही सेम केस देखने को मिल सकता था कि नहीं? तब वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो ऐसा जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का केस होगा, ऐसा बेटा बनेगा आपका इंसुलेटर्स के अंदर, समझ रहे हैं। इंसुलेटर्स में जैसे अभी इसके ऊपर कोई चार्जेस आ गए तो अब वो मूव नहीं कर सकते, वो वहीं की वहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर कोई दूसरी चीज़ या स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर जब आप इसमें ले रहे हैं और उसके ऊपर अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ऐसा इस इंसुलेटर्स के केस में होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंसुलेटर। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं बता दूं, इंसुलेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। बहुत ईजीएस्ट वे में लेके चले तो अभी आप ये मान के चले जैसे कि रबड़ एलिमेंट हुआ कोई या प्लास्टिक का कोई चीज़ हुई, उसको आप इंसुलेटर मान सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर।
यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। तो बेसिकली अगर अभी आप गौर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कहीं ना कहीं बार बार एक टर्म आ रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को फिर डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। हालांकि डेफिनेशन आपको नहीं आएगी, फिर भी आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या बन सकती है। एक बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बेटा किसी मैटर की, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। जैसे मास होता है वो एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे बात को? इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि किसी मैटर के ऊपर कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या कितनी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके ऊपर कितनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या कितनी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको बोल सकते हैं हम, उसके ऊपर वो चार्ज हो जाएगा। अब ये डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप समझ सकते हैं कि चार्जेस किस तरह से राइज होने वाले हैं। आपको बेसिकली इस चीज़ का पहले से भी आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और आपका हुआ है नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या आप जानते हैं दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और दोनों नेगेटिव चार्ज वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जो सिमिलर चार्जेस रहेंगे, चाहे ये दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। ओके, और अगर ये डिफरेंट अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन दे विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिंग ईच अदर। यहाँ तक की बात समझ में आई? ओके, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? नोट कर लीजिए। तो इसकी एसआई यूनिट बनेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, एसआई यूनिट इज कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, और अब आप ये सोचिए कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो किसकी वजह से रहा? वो आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की वो है क्यू, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है आपकी ई। ई की वैल्यू आप जानते हैं क्या? ई की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक बात। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और आप चाहें तो उनको नोट भी कर लीजिएगा। जैसे ये तो मैंने आपको बता दी, ये भी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। ये भी प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे होंगे दो पॉजिटिव चार्ज, और मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहे होंगे, और जो अनलाइक चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक बात। सेकंड और प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, वो रहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्वांटाइज्ड रहेगा। एक नया वर्ड आपको देखने को मिला, क्वांटाइज्ड। एक इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक बात। ये आपको याद रखना है जिससे आपके न्यूमेरिकल इजीली आपके हो सके। मैं आपको बता दूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं बेटा, दैट इज Q इज इक्वल टू Na। एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो किसी भी मैटर के ऊपर जो नेट चार्ज रहेगा दैट विल बी Na। n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पे हो सकता है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। मतलब किसी मैटर के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आपका 0 हो सकता है। जब आपने n की वैल्यू 0 डाली, 1 डाली तो e हो जाएगा, मतलब 0, e, 2e, 3, इस तरह से किसी के ऊपर चार्ज आता है, ना कि e
ई आ गया, उसके बाद फिर आपने कर दिया कि सर 1.5 ही, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। 1.5, 2.5, 3.5, 1.4, 1.7, इस तरह से जो फ्रैक्शन ऑफ ई करके जो वैल्यूज रहेंगी वैसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब ई एक फिक्स पैकेट्स के अंदर ही किसी मैटर के अंदर जाएगा। जैसे कि अगर वो पहले 0 था उसका चार्ज, अब अगर उसको चार्ज आने लगा तो या तो इसके ऊपर ई आएगा, या 2e आएगा, या 3e आएगा। इस ई के इंटीग्रल मल्टीपल के पैकेट्स ही ट्रांसफर हो रहे होंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, उससे छोटा होता ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने अगर ज़्यादा पढ़ा है या कहीं कुछ और बुक्स देखी होंगी तो आपने देखा होगा सर कि इसे एक छोटा एक और चार्ज रहता है सर, क्वार्क। बट जो क्वार्क की वैल्यू रहती है जो e/3 या 2e/3, वो बेटा अनस्टेबल चार्जेस होते हैं, इसलिए उनको स्मॉल नहीं माना गया। स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको इलेक्ट्रॉन ही डिफाइन करना पड़ेगा, तो ई से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ई के पैकेट्स में ही ये चार्ज ट्रांसफर होता है। और एक और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हमारे इस यूनिवर्स के ऊपर जो चार्ज नहीं रहना है, या मैं आपसे कहूँ कि एक आइसोलेटेड आपने सिस्टम मान लिया है, ठीक बात, इसमें आपने अलग अलग दो बॉडीज मान ली, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है। अब अगर इस पर 5 कूलम चार्ज है और इस पर 3 कूलम चार्ज है, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज हो गया, वो हो गया 8 कूलम चार्ज। ठीक है। अब अगर आपस में आप इन दूसरों के एक दूसरे के चार्जेस ट्रांसफर भी करोगे तो इनके तो बदल सकते हैं, बट जब ये एक ही आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट चार्ज इस पर हमेशा 8 कूलम ही रहेगा। मतलब अगला केस आप ऐसा करेंगे जैसे इन बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कर दिया, चार्जिंग की आपके सिलेबस में नहीं, बट जो कुछ प्रोसेस होती है जैसे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई रबिंग, और चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है। तो उस तरह से चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट किसी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी जब एक एज ए होल किसी सिस्टम के अंदर रहेंगी तो उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो बेटा फिक्स रहता है। मतलब अगर आपने इस बॉडी ए के ऊपर 6 कूलम का चार्ज कर दिया, 6 कूलम का चार्ज आपने इसमें कर दिया, तो फिर इस बी के ऊपर 2 कूलम का चार्ज होगा। अगर इसके ऊपर 7 कर दिया तो इसके ऊपर 1 रहेगा। अगर एक के ऊपर 8 ही हो गया पूरा तो दूसरी 0 हो जाएगा। समझ रहे? आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज रहने वाला है वो आपका कंजर्व रहेगा। क्या यहाँ तक की बात आपके समझ में आई? ठीक है, नोट कर लिया? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर नहीं हो पाएगा, ए के इंटीग्रल मल्टीपल में। ठीक है। अब किसी भी बॉडी का ये देखना कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकती है, वो उसके लिए क्या चीज डिफाइन करनी होगी? फॉर ए मटेरियल टू बी कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? इट मस्ट बी हैविंग फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स अगर उसके अंदर अवेलेबल होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा। अगर उसमें चार्ज कैरियर्स 0 हैं तो फिर वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी शो ही नहीं करेगी। उसको फिर आपको देखना पड़ेगा कि सर दैट इज बिहेविंग एज ए इंसुलेटर। ठीक बात। ऐसा क्यों होता होगा, क्या इसका रीजन हो सकता है? आप सब जानते हैं कि जैसे मेटल्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर क्या है? क्या लॉज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? नहीं करती है। इवन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप लेंगे उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, उसमें भी फ्री चार्ज कैरियर्स बनेंगे। तो जब ये फ्री चार्ज कैरियर्स जिसमें जितने इजीली अच्छे ढंग से अवेलेबल हो रहे होंगे वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का।
मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर आप क्या देखेंगे, जैसे मैंने ले लिया ये मेटल और इधर एक ये नॉन मेटल ले लिया मैंने। मेटल जो होते हैं, ये इसकी न्यूक्लियस होगी किसी एटम की, मेटल जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक बड़ा डिफरेंस ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि नॉन मेटल्स साइज में छोटे होते हैं, मेटल साइज में बड़े होते हैं। अब इस साइज से क्या फर्क पड़ रहा होगा, आप जानते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहती है। मेटल्स में क्या कर रहा है कि जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर है, तो उसकी साइज बड़ी है, तो जो उन दोनों को जो अट्रैक्ट, जो बाउंडिंग फोर्स होगा, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नॉन मेटल की साइज छोटी है, नॉन मेटल की साइज छोटी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये इतनी जल्दी यहाँ से जा नहीं सकता, तो फ्री चार्ज कैरियर नहीं बना। जबकि मेटल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से जा सकता है, तो वो एज ए फ्री चार्ज कैरियर्स बिहेव कर रहा होगा। इस वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स इजीली मिल जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में किस तरह से आप कंडक्टिंग बिहेवियर को देख सकते हैं, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है। इन चार्ज कैरियर से क्या बनता है, जो आपका चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कि हमने देखा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद द चार्ज। तो हमने चार्जेस की बेसिक चीज़ें देखी। चार्जेस को मैंने बताया कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। थोड़ा सा मैं फास्ट रिकैप कर रहा हूँ वापस से, जिससे आपको याद रहे। हमने चार्ज को देख लिया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज को देख लिया, बट इस चार्ज से होगा क्या? इस चार्ज से हमारे जो चैप्टर में आगे जो पैरामीटर्स हैं, धीरे धीरे उस पर हम बेसिक चार्ज से उठाते हुए फिर चीज़ों को आगे की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो होता है आपका क्या, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग करंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने नया हेडिंग डाला। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को वी कैन डिफाइन दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। कितना, किस रेट से कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा, Q divided by T. This is the electric current. Definition तो आपकी हुई, rate of flow of charge is known as current. बेसिक और जनरल लाइफ के हिसाब से इसको देखें तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये चार्ज की जो स्पीड होगी, चार्ज की जो स्पीड होगी, ऐसे लिखना नहीं है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में, बट चार्ज की जो स्पीड होगी वो होगी इलेक्ट्रिक करंट। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट का करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, नोट कर लीजिए, एसआई यूनिट इज एम्पियर। ठीक बात। और क्या बात करें इसके बारे में, इसको मेजर कैसे कर दूंगा? सबके सर आपने डेफिनेशन बता दी और एसआई यूनिट हो गई। इस जो मेजरिंग डिवाइस होता है इसका, वो होता है बेटा एमीटर, लिख लीजिए, मेजरिंग डिवाइस इज एमीटर। measuring device is ammeter. This is denoted by, और इसका सिंबल होता है वो आपका, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
एमीटर किसी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा, और इसको जिधर भी आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं उसको, इस एमीटर को उसके सीरीज के अलोंग आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किया करेंगे, पैरेलल में। लेकिन अभी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं दैट कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। आगे आगे हम देख लेंगे कि सीरीज में कैसे करेंगे, पैरेलल में करेंगे। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना के आपको बताऊं तो जैसे मैं इस बल्ब के अंदर देख रहा होता, जो एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये बल्ब है हमारा, कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एमीटर को इससे कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या और कोई दूसरा एग्जांपल आ रहा है जो हालांकि आपकी इसमें बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इसको और देखूं तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या आप ऐसे भी कर सकते हो, I इज ऑल्सो इक्वल टू, क्योंकि जगह आप लिख सकते हो बेटा एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। कभी कभी आप अगर कुछ ओलंपियाड से अच्छी कोई एग्जाम्स ले रहे हैं उसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको हेल्प करेगा Q इज इक्वल टू एन ई। कि जैसे आपको दे दिया कि किसी बॉडी के ऊपर ये वाला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया दैट बॉडी ए इज हैविंग 10 कूलम चार्ज, इज इट पॉसिबल और नॉट? वो आप कैसे देखेंगे? आप क्या करेंगे कि सर मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, Q इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। ओके, इसके ऊपर चार्ज क्या दिया है 10 कूलम। ओके, तो 10 डिवाइड बाई ये कर देंगे तो n की वैल्यू कैसे आएगी, वो है, क्योंकि आपको पता है n इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। जब जिस तरह का क्वेश्चन आपको आया और उसमें n की वैल्यू अगर कोई फिक्स इंटीजर नहीं आया, पॉइंट में आया, 1.5 आया, 0.5, 0.4, इसका मतलब वो चार्ज उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये आपके काम आएगा। ठीक बात। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट हो रहा होगा, किस वजह से हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, इसकी तरफ हम देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका ये देखा था कि मेजर कैसे करते हैं। ठीक, मेजर कैसे करेंगे, इसको किसके थ्रू मेजर किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। मैं आपको बेसिक सी चीज़ों के साथ अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिक करंट को एक तरफ छोड़ दीजिए आप, चलिए मैं सीधा आपको ये बताता कि आप मुझे ये बताओ कि इस पाइप के अंदर जैसे वाटर है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस ही डायरेक्शन में ये वाटर कैसे फ्लो कर रहा होगा, इसका रीजन क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं से पाइप आ रहा हो, पाइप में पानी आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक टैंक से कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर इज फिल्ड, और आप इसे इसमें दूसरे किसी टैंक में कलेक्ट कर दो, वो ऐसे इतना तो कॉमन सेंस है। आप ये हायर लेवल पर है और ये है लोअर लेवल पर। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, कि सर ये इसलिए इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि ये इसका लेवल था वो ऊपर था और ये नीचे था। क्या जैसे ये लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ फ्लो कर सकता है? नो। अगर कहीं कोई गैस है वो हाई प्रेशर पर है और एक चेम्बर में लो प्रेशर पर है, तो क्या वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गैस फ्लो कर सकती है? नो। गैस विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। उसी तरह से कोई भी लिक्विड हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक वैसे ही अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल
हम सेल या बैटरी या इस चीज़ के हिसाब से सेट करते हैं। मैं आगे आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करूँगा। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें भी हम समझ रहे होंगे। लेकिन एक हमने एक जनरल सी एक चीज़ें निकाल के देखी यहाँ पर कि जैसे वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, गैस इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई नई चीज़ें देखेंगे। आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा और यहाँ तक इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को आप इजीली कर पाएँ। ठीक है, कहीं कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप व्हाट्सएप पे जो हमने स्पेशल ग्रुप्स बनाए हुए हैं वहाँ पर भी आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिससे हम आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। ठीक है, और चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। राइट, तो आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप नोट कीजिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर when voltage is 200 volt. Calculate the amount of charge flowing through it in 30 minutes. क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें से करंट कितना जा रहा है हमारा 0.5 एम्पियर, और उसको हम 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, और हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 30 मिनट्स। ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बेसिक हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें हमारी अप्रोच सुधारनी है। ठीक है, तो जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, हम पहले गिवन डेटा को लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें से करंट कितना जा रहा है, तो हमारे पास क्या आया, I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0.5 एम्पियर। ओके, और हमारे पास V दिया हुआ है 200 वोल्ट। राइट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 30 मिनट्स। तो हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 30 मिनट्स, और Q पूछा है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें I/T/Q आ रहा हो? बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ये था कि जो करंट रहता है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक बात, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। यही हमसे Q पूछा है, तो I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है हमारे पास 0.5 एम्पियर, ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू टाइम है हमारे पास 30 मिनट्स। हम इसको एज इट इज ऐसे नहीं लग सकते, यहाँ पे आप लोग सीख से मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पे बेटा सारी आपको यूनिट्स SI में कन्वर्ट करनी है, तो SI यूनिट जो टाइम की है वो है सेकेंड्स, तो हम मिनट को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 60 ऑल्सो। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू 1800। राइट, तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज आया वो आया 900 C का। अब आप एक कंफ्यूज यहाँ पे एक ये हो सकते थे कि हमें जो वोल्टेज दिया हुआ था, बट इसमें इस वोल्टेज की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आपको जस्ट दिया हुआ था, वो चाहे वोल्टेज 200 वोल्ट होता चाहे 300 होता, उसकी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो पहले आपको देखना होता है कि हमारे पास गिवन पैरामीटर्स क्या क्या हैं, और फिर हमें सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है। बात समझ में आई? ठीक बात, कोई डाउट? ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नोट कीजिए। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes through a conductor in 2 seconds. How many electrons flow through this conductor during this time interval? आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
और अपने आंसर को मैच करिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अब आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो हमारे पास गिवन पैरामीटर्स क्या है बेटा? गिवन दैट आई दिया है, क्या दिया है? 0.5 एम्पियर, ओके। पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स, टाइम दिया है हमारे पास 2 सेकेंड का, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्यों पूछा है कि नो, ये दिस इज रिलेटेड विद द एन। कैसे सॉल्व करेंगे? दो ही बेसिक चीज़ें लगानी है कि सर हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेरी गुड। फिर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था अभी जस्ट कि Q इज इक्वल टू होता है एन ई, सो I इज इक्वल टू हु, मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से मेरा n हो जाएगा I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। ई की वैल्यू क्या है? ई इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ समझे बात को? तो यहाँ पर n आया, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको। I इज 0.5 इंटू टाइम 2 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसको सॉल्व कीजिए। राइट, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, ये तो बनी हो गया, इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे देन यू विल बी गेटिंग 6.25 इंटू 10⁻⁸। क्या कोई फ्रैक्शन में? नो, यहाँ पे 10 की पावर काफ़ी ज़्यादा है तो इस पॉइंट को भी यहाँ से हट जाएगा। दिस एन कैन एग्जिस्ट, ये पॉसिबल भी है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब आपको इन चीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपके पास बुक है उसके भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और बाकी और भी आपको क्वेश्चन हमारी तरफ से मिलेंगे, वो भी आपको ट्राई करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।